हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आप सभी का मेरे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया हूं और आज पार्ट 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। समाजवाद के विभिन्न प्रकार। समाजवाद एक सीधी सरल अवधारणा नहीं है और अस्तित्व में आने के बाद से इसके कई रूप उभर चुके हैं। साम्यवाद समाजवाद से घनिष्ठता से संबंध एक अवधारणा है जिसकी हम पहले ही संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। रूस विश्व का पहला साम्यवादी देश था। शीघ्र ही साम्यवाद यानी मार्क्सवाद यूरोप के बाहर एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी फैल गया, जहां प्रत्येक देश ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं, स्थितियों और इतिहास के अनुसार मार्क्सवाद की अपनी स्वयं की शैली को अपनाया। उदाहरण के लिए चीन ने 1958 तक रूसी प्रतिमान अपनाए रखा, लेकिन उसके बाद माओ ने पहले के प्रतिमानों की दुर्बलताओं से मुक्ति पाने और साम्यवाद या समाजवाद का ऐसा प्रतिमान लाने के लिए जो चीनी स्थितियों के लिए अधिक प्रासंगिक और विशिष्ट चीनी समस्याओं को हल करने में अधिक प्रभावी होता, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 का शुभारंभ किया। इस प्रकार यह समझा जाना चाहिए कि साम्यवाद का कोई एक आदर्श प्रतिमान नहीं है और किन विशेषताओं को मूल रूप से आयात करना है, किन विशेषताओं को पूरी तरह से अपवर्जित करना है और किन विशेषताओं को संशोधित करके अपनाना है। इन प्रश्नों का उत्तर विभिन्न देशों के लिए विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। साम्यवादी चीन ने डेंग जियाओपिंग 1978 से 1992 तक नेता के अधीन बाजार समाजवाद को अपनाया। बाजार समाजवाद अधिक उदारवादी और पूंजीवादी का अपेक्षाकृत कम विरोधी था और इसे दक्षिणपंथी साम्यवाद कहा गया। इस प्रकार डेंग के अधीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना समय की आवश्यकता के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। बाजार समाजवाद का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था होती है और इसे खुली आर्थिक नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार अवरोधों की कमी के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक एकीकृत हो जाती है। बाजार समाजवाद के अंतर्गत आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, क्योंकि यह साम्यवादी दल के लिए अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में निर्णय लेने के पीछे हटना आवश्यक बनाता है। भूमि का अधिक निजी स्वामित्व और पूंजीवाद की अन्य विशेषताएं शामिल होती है, लेकिन यह समानता की दृष्टि को ओझल नहीं होने देता, जो साम्यवादी राज्य का प्राथमिक लक्ष्य है। समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा स्पष्ट रूप से समझने के लिए दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद बनाम समाजवाद। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में यथा प्रतिपादित मार्क्स और एंगल्स का दर्शन है। इस संबंध की रूपरेखा में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मार्क्सवाद समाज में समाजवाद लाने के संबंध में चर्चा करता है। समाजवाद का व्यापक शब्द है। समाजवाद एक व्यापक शब्द है और समाजवाद लाने के लिए अन्य विचारकों द्वारा सुझाए गए अन्य तरीकों की भांति ही मार्क्सवाद भी इसका एक अवयव मात्र है। एक अवधारणा के रूप में समाजवाद मार्क्सवाद से पुराना है। मार्क्स से पहले समाजवाद का अपना संस्करण प्रस्तुत करते हुए रॉबर्ट ओवन जैसे यूटोपियन समाजवादी और अन्य समाजवादी काम कर चुके थे। मार्क्सवाद मार्क्स द्वारा यथावांछित समाजवाद है। मार्क्सवाद औद्योगिकीकृत सेटिंग अर्थात औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्था में समाजवाद है। मार्क्सवाद सर्वहारा अर्थात श्रमिक वर्ग की तानाशाह के संबंध में चर्चा करता है। मार्क्सवाद संकीर्ण है क्योंकि यह केवल श्रमिकों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन समाजवाद का दृष्टि केवल अधिक व्यापक है क्योंकि यह समय को केवल श्रमिकों के साथ नहीं बांधता, यह श्रमिकों सहित किसानों और समस्त आबादी का भी समावेश करता है। वे अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समाजवाद गैर औद्योगिकीकृत देशों अर्थात चीन, रूस, भारत, वियतनाम, क्यूबा और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया है। मार्क्सवाद राज्य विरोधी है और राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जबकि समाजवाद के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।
समाजवाद अपेक्षाकृत अधिक सामान्य अवधारणा है और यह राज्य के परित्याग की मांग नहीं करता है। समाजवाद राज्य विरोधी नहीं है बल्कि केवल सभी की समानता पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं भारतीय समाजवाद ने तो समाज में अधिक समानता लाने के लिए राज्य नामक संस्था का उपयोग किया है। विधि यानी मेथड, मार्क्स का तर्क था कि मार्क्सवाद लाने के लिए हिंसक क्रांति एकमात्र उपाय है, लेकिन समाजवाद के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। उदाहरण के लिए अलेंडे के अधीन चिली जैसे देश समाजवाद के लिए शांतिपूर्ण क्रांति के साक्षी बने और वे भी लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत। अंतिम उद्देश्य, समाजवाद के उद्देश्य प्रकृति में व्यापक है। यहाँ जहाँ समाजवाद का एक संस्करण पूंजीवादी व्यवस्था के वर्चस्व में कमी मात्र का लक्ष्य रख सकता है, वहीं मार्क्सवाद पूंजीवाद का पूर्ण विनाश चाहता है। समानता इस तथ्य में निहित है कि मार्क्सवाद का उद्देश्य ऐसा समाजवाद है जिसका निहितार्थ समानता आधारित गैर शोषणात्मक समाज है। दोनों अवधारणाएं मात्र दर्शन है और वास्तव में समाज को संगठित करने के तरीके के संबंध में कार्यात्मक विवरणों की कमी से ग्रस्त है। इस प्रकार दोनों अवधारणाओं में उनके परिचालन के स्तर पर अभी भी सुधार करने की संभावनाएं उपस्थित है। फेबियन समाजवाद समाज का एक अन्य रूप है और इसके संबंध में नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है। फेबियन समाजवाद शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी 1883 के गठन में देखी जा सकती है। फेबियन सोसाइटी ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी के आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना की थी। फेबियनवाद ने समाजवाद लाने के लिए क्रांति की बजाय विकास को अनिवार्य तत्व बनाया। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक समाजवाद लाना और दूसरा विकास। फेबियन समाजवादी लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने और एक दलीय साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत नहीं करते हैं। उनका मानना था कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है। इसके साथ ही वे क्रांति लाने के लिए हिंसा का उपयोग अस्वीकार करते थे और समाजवादी व्यवस्था की दिशा में समाज को अग्रसर करने के लिए वार्ता, याचिकाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। समानता का उनका लक्ष्य साम्यवादी राज्यों के समर्थकों के समान था, लेकिन उनके साधन भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः फेबियन समाजवादी के रूप में संदर्भित किए जाने वाले प्रमुख नामों में एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू के नाम सम्मिलित हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद और सामाजिक लोकतंत्र वस्तुतः समाजवाद से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं। इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सेकेंड इंटरनेशनल के समय में सुधारवादियों और क्रांतिकारी समाजवादियों के बीच विभाजन में खोजी जा सकती है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयों को विश्व भर के समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन समझा जा सकता है। सुधारवादियों को सामाजिक लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में बहस का मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी समाजवाद है, जबकि सामाजिक लोकतंत्र में मुख्य बल समाजवादी व्यवस्था प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसक साधनों के विरुद्ध सुधारवादी अहिंसक साधनों पर दिया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक ऐसी समाजवादी व्यवस्था के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक हों। उनके विचारों में सच्चे समाजवादी समाज में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होगी। इसलिए उनका बल सोशलिज्म फ्रॉम बिलो नीचे से समाजवाद पर है, जिस पर आगे और प्रकाश डाला गया है। यह अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में संपूर्ण आबादी और विशेषकर श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी का पक्षधर है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद या नीचे से समाजवाद की मूलभूत विशेषता है। इसके साधन प्रकृति में द्वितीयक हैं और सुधारवादी या क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से ऐसी समाजवादी व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। लोकतांत्रिक समाजवादियों के भीतर कई उप समूह हैं जो साधनों के एक समुच्चय की तुलना में दूसरे का समर्थन करते हैं। हालांकि क्रांतिकारी साधनों के पक्षधर सबसे अधिक हैं, फिर भी उनका वास्तविक बल साधनों की बजाय अंतिम उद्देश्य पर है। नीचे से समाजवाद वस्तुतः स्टालिनवाद और सामाजिक लोकतंत्र के विपरीत समाजवाद का एक गैर तानाशाही दृष्टिकोण है, जबकि स्टालिनवाद और सामाजिक लोकतंत्र दोनों ही तानाशाही राज्य समाजवाद के रूप हैं। तानाशाही में यहाँ तात्पर्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के विपरीत सत्ता के विकेंद्रीकरण से है।
अन्य बातों के साथ साथ स्टालिनवाद का निहितार्थ सर्वोच्च नेता के हाथों में सत्ता का संकेंद्रण है, जो राज्य प्रशासन करता है। अर्थव्यवस्था केंद्र रूप से नियोजित होती है, जहां अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में ऊपर से नीचे निर्णय लिया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र में भी आर्थिक निर्णयन राज्य और पूंजीपतियों के संकेंद्रित होता है। यहाँ भी संपत्ति के वास्तविक उत्पादकों अर्थात श्रमिकों की निर्णयन में भागीदारी नहीं होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवादियों के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र और स्टालिनवाद दोनों ही जनता के हाथों में सत्ता के विकेंद्रीकरण की भावना के विरुद्ध हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य समाजवाद के विपरीत है। राज्य समाजवाद में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और निर्देशित अर्थव्यवस्था यानी केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, जहां राज्य उद्योगों को आदेश देता है कि क्या, कब, कितना और कैसे उत्पादन करना है, सम्मिलित होती है। पूंजीवाद में आर्थिक उत्पादन के प्रश्नों का निर्णय लेने की शक्ति पूंजीपतियों के हाथों में होती है। लोकतांत्रिक समाजवादियों का तर्क है कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से पूंजीपतियों को राज्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और श्रमिकों को पुनः बाहर छोड़ दिया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र यह ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें सामाजिक लोकतंत्रवादियों का मुख्य बल अपने अंतिम उद्देश्य अर्थात समाजवादी समाज को प्राप्त करने के साधन पर होती है। वे हिंसक साधनों के विरोधी हैं और मानते हैं कि समानतापूर्ण समाजवादी व्यवस्था अहिंसात्मक तरीके से क्रमिक सुधारों के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। इसके लक्ष्य लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्यों की भांति ही होते हैं, अर्थात समाजवादी समाज की प्राप्ति जहां धन का कम संकेंद्रण और अधिक समानता हो। इनके साधन सुधारवादी हैं, अर्थात हिंसक साधनों के बजाय क्रमिक सुधारात्मक विधियां। वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था की दिशा में शांतिपूर्ण और विकासवादी परिवर्तन का समर्थन करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र को ऐसी राजनीतिक विचारधारा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसका लक्ष्य समाजवादी नीतियों वाला कल्याणकारी राज्य हो और जहां श्रमिकों के पास पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हो। राज्य व्यवस्था का वरीय रूप कानून के शासन के साथ लोकतंत्र होता है। यहाँ पर उल्लिखित लोकतंत्र राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों में है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं, लेकिन राज्य द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, ये 100% मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और 100% नियोजित अर्थव्यवस्था के भी विरुद्ध होते हैं। दो राजनीतिक विचारधाराएं, पहला लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा सामाजिक लोकतंत्रवाद। वोट बैंक लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत श्रमिक और गरीब किसान, वहीं सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत मध्यम वर्ग। अतिवाद की मात्रा लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत काफी अधिक अतिवादी, वहीं सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत कम अतिवादी। वरीय अर्थव्यवस्था की प्रणाली पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सामूहिक सौदेबाजी और कल्याणकारी राज्यों जैसे समाजवादी विशेषताओं वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साधन दो समूह, सुधारवादी लोकतंत्र समाजवादी शांतिपूर्ण क्रमिक सुधारों को वरीयता देते हैं और दूसरा क्रांतिकारी लोकतंत्र समाजवादी तत्काल हिंसक क्रांति को वरीयता देते हैं। वे ऊपर से समाजवाद का समर्थन करने वाले सुधारवादी लोकतांत्रिक समाजवादियों की आलोचना करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद का तत्कालिक अंत नहीं चाहता है। वहीं क्रमिक सुधारवादी शांतिपूर्ण क्रांति की बजाय विकास का समर्थन करते हैं। राज्य की भूमिका में राज्य की न्यूनतम भूमिका यहाँ तक कि कल्याणकारी राज्य की अस्थायी उपाय भी होनी चाहिए, और वहीं दूसरी ओर राज्य की कुछ भूमिका 100% मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ साथ 100% राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था के विरुद्ध। वहीं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण मुख्य मुद्दा है, चाहे या लोकतंत्र के अधीन हो या साम्यवादी राज्य के। वहीं दूसरी ओर कानून के शासन के साथ लोकतंत्र। अभी तक हमने विभिन्न राजनीतिक आर्थिक प्रणालियों और समाजवाद के विभिन्न रूपों के संबंध में जाना। अब हम विश्व इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से समाजवाद का विकास समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 11वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में समाजवाद का विकास।
समाजवाद के उदय की जड़ समानतावाद और पूंजीवाद की नकारात्मकताओं में खोजी जा सकती है। इन दोनों अवधारणाओं द्वारा निर्देशित समाज असमानता और व्यापक विषमता से ग्रस्त थे। फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही विचारकों ने एक ऐसे समाज की कल्पना करना आरंभ कर दिया था जहां सामाजिक संबंधों और अमीर गरीब विभाजन के रूप में कम असमानता होती। समाजवादी विचारकों ने सामंतवाद की प्रणाली पर आक्रमण किया, जिससे समाज कठोर श्रेणीबद्ध संरचना में विभाजित था, जहां सामंत और पादरी वर्ग का किसानों का पर प्रभुत्व था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः समानता पर केंद्रित थी और फ्रांसीसी क्रांति की सफलता ने भ्रातृत्व और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति 1750 से आगे के पश्चात इंग्लैंड में भी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। शीघ्र ही श्रमिकों ने स्वयं को संगठित करना आरंभ कर दिया और श्रमिकों के कल्याण के लिए आंदोलनों का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार यूरोप में सामंतवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवाद का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से समानता पर बल दिया गया। फ्रांस में सामंती संरचना पर आक्रमण किया गया, जबकि इंग्लैंड में श्रमिकों के पूंजीवादी उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई गई। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, समाजवादी और पूंजीवाद विचारों के मध्य संघर्ष बढ़ता जा रहा था। 1750 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण आरंभ होने के कारण इसकी अस्पष्टता इंग्लैंड में अधिक थी। 19वीं सदी में समाजवाद ने सुदृढ़ आकार लेना आरंभ किया और यहीं समाजवादी विचारकों द्वारा पूंजीवाद व्यवस्था के विकल्प के रूप में समाजवाद को आगे बढ़ाया गया। इसी सदी के दौरान कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ने पूंजीवाद की व्यापक आलोचना की। इस प्रकार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि समाज में असमानता के कारण और मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के उपरांत यूरोप 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक पूंजीवाद की नकारात्मकताओं के कारण समाजवाद का उदय हुआ। हालांकि समाजवादी विचारों ने 18वीं शताब्दी में सामंती समाज वाले फ्रांस में भी आकार लेना आरंभ कर दिया था। आइए हम विशेष रूप से पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिकों के उठ खड़े होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसने यूरोप में समाजवाद के उदय की गति तेज कर दी। श्रमिक आंदोलन का शुरुआत। औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों वाले कस्बों में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। कारखाना स्वामियों और प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। उसकी काम की दशाएं असुरक्षित होती थी। काम के घंटे 16 घंटे, जिन्हें लंबे होते थे। बाल श्रम का व्यापक प्रचलन था। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का अभाव था और उसकी मजदूरी भी बहुत कम थी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार संघ श्रमिकों के संगठन उभरने लगे थे, लेकिन लंबे समय तक ये अवैध थे, क्योंकि पूंजीवादियों का राज्य की कानून बनाने वाली संस्थाओं पर प्रभाव था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में श्रमिक एक प्रमुख तत्व थे और उन्होंने सामंतवाद को उखाड़ फेंकने के लिए स्वयं को गुप्त समाजों में संगठित किया था। इंग्लैंड और अन्य देशों में श्रमिक वर्ग के दबाव के कारण सरकारों का पूंजीवाद की सबसे निकृष्ट विशेषताओं के विरुद्ध कानून पारित करने के लिए विवश होना पड़ा। उदाहरण के लिए, कई देशों में काम की असुरक्षित दशाओं के विरुद्ध कानून पारित किए गए और काम के अधिकतम घंटों पर सीमाएं आरोपित की गई। यूरोप में समाजवाद के उदय से जुड़े कुछ आंदोलन और प्रमुख समाजवादी विचारक लियोडिट्स 1811 से 1817 या लुड की अगुवाई में इंग्लैंड के श्रमिकों का समूह था। लुड यह मानता था कि मशीनें ही श्रमिकों के दुख दैन्य का कारण है। उन्होंने कारखानों में मशीनें तोड़ने के लिए आंदोलन आरंभ किया। यह एक सीधा सरल विचार था और शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि उनका आंदोलन व्यर्थ था। चार्टिस्ट आंदोलन 1830 से 40। श्रमिकों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर इंग्लैंड में यह आंदोलन आरंभ हुआ। 1850 के दशक तक इस आंदोलन का अंत हो गया, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा और इसने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए श्रमिकों को उत्साहित किया और उन्हें और अधिक जागरूक बनाया। संसद द्वारा पारित 4 अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटेन मताधिकार के प्रश्न पर धीरे धीरे आगे बढ़ा और 1929 तक सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हो गया। यूरोप में 1848 के विद्रोह
1848 के अधिकांश यूरोप में विरोध प्रदर्शन और विद्रोह हो रहे थे। कम्युनिस्ट लीग, आगे चर्चा की गई है, ने मार्क्स और एंजेल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 प्रकाशित करते हुए श्रमिकों को प्रेरित किया। श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और उनकी मांगों में न सिर्फ स्वेच्छारी शासन का बल्कि पूंजीवाद का भी अंत सम्मिलित था। मध्य वर्ग ने श्रमिकों द्वारा राज्य के अधिग्रहण से डरकर अंतिम क्षणों में निरंकुश शासकों के साथ समझौता कर लिया और ये विद्रोह लोकतंत्र की स्थापना करने में विफल रहे। प्रारंभिक समाजवादी सामान्यतः हम कार्ल मार्क्स के साथ समाजवादी आंदोलन का तादात्म्य स्थापित करते हैं, लेकिन सेंट साइमन, चार्ल्स फैरियर, रॉबर्ट ओवन, ऑगस्टे बलांकी और लीग ऑफ जस्ट जैसे यूटोपियन समाजवादियों, बाबूफ जैसे प्रारंभिक विचारकों, क्रांतिकारियों और उनके संगठन द्वारा समाजवादी विचारों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। श्रमिकों, उनके नेताओं और कई विचारकों ने श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे यह विश्वास जड़ पकड़ने लगा कि पूंजीवाद अपने आप में ही बुरा है, इसलिए एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की वकालत की गई, जहां उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से समाज के स्वामित्व में हो, न कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में। फ्रांसीसी क्रांति और श्रमिक आंदोलन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले ही कई विचारक ऐसे समाज के संबंध में लिख रहे थे जिनमें समानता होती, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति होने तक यह एक अव्यवहारिक स्वप्न प्रतीत होता था। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता पर बहुत बल दिया और समानतावाद को समाप्त करने में इनकी सफलता में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि इसने मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का पक्ष ही लिया था। फिर भी सामंतवाद के विरुद्ध रही फ्रांसीसी क्रांति में समानता का विचार केंद्रीय तत्व था। अमेरिकी क्रांति के समय स्वतंत्रता की घोषणा ने संपत्ति के अधिकार का अलंघनीय अधिकार के रूप में वर्णन किया, जबकि फ्रांसीसी क्रांति के समय मनुष्य और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण के पक्ष में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति स्थिर गणराज्य प्रदान करने में विफल रही। केवल लुई 16वें का निरंकुश शासन समाप्त कर पाई और इसका परिणाम अधिक न्यायसंगत समाज के रूप में सामने नहीं आया। श्रमिकों को क्रांति का लाभ नहीं मिला। क्रांति का लाभ केवल किसानों को मिला, क्योंकि उन्हें सामंतों और पादरी वर्ग से जब्त की गई भूमि मिली। फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद सत्ता बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। संविधान में न्यूनतम आय मानदंडों के कारण श्रमिकों को मताधिकार नहीं मिला। इस असंतोष के परिणाम स्वरूप जैकोबियन सत्ता में आए, लेकिन वे कानून का शासन प्रदान करने में विफल रहे और फ्रांस आतंक के शासन में चला गया। इस शासन में प्रत्येक असहमतिपूर्ण आवाज़ को दबाने के लिए गिलोटिन का उपयोग किया गया। इसके बाद बुर्जुआ वर्ग पुनः सत्ता में आया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक परिणामों और उनके विचारों में व्यापक अंतर था। इस असंतोष ने बाबूफ के षड्यंत्र 1796 को जन्म दिया। अब है बाबूफ का षड्यंत्र और बाबूफ की घोषणा। क्या है बाबूफ का षड्यंत्र? बाबूफ का षड्यंत्र फ्रांसीसी सरकार को उखाड़ फेंकने और समाज के सिद्धांतों के आधार पर समाज का निर्माण करने का एक प्रयास था। बाबूफ ने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया था और सोसाइटी ऑफ इक्वाल्स नामक गुप्त समाज का गठन किया था। सरकार द्वारा आंदोलन दबा देने के कारण बाबूफ असफल रहा और 1797 में उसे मार दिया गया। बाबूफ की घोषणा ने समाज में समानता के विचार पर बल दिया। इसमें तर्क दिया गया था कि अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हर कोई समान अधिकार के साथ पैदा होता है। सच्चे समाज में अमीर और गरीब के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए अमीर गरीब का विभाजन समाप्त करने के लिए एक और क्रांति आवश्यक है, यूटोपियन समाजवादी। इसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारक सम्मिलित हैं।
ये एक नया सामूहिक समाज चाहते थे। सेंट साइमन ने प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके काम के अनुसार नारा दिया। इन्हें यूटोपियन समाजवादी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस प्रकार का समाज स्थापित करने के लिए उन्होंने जो उपाय सुझाए थे वे अव्यवहारिक और प्रभावहीन थे। ऑगस्टे 1805 से 1881 वह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में हिंसक क्रांति के विचार का प्रतिपादक था। ऑगस्टे 1830 के दशक से लेकर 1871 तक तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना होने तक पेरिस में होने वाले विद्रोह में बहुत सक्रिय रहा था। उसने समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी षड्यंत्र के विचार का समर्थन किया। वह बहुत लोकप्रिय था और 1881 में उसके अंतिम सरकार के दौरान लगभग 2 लाख श्रमिक अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। लीग ऑफ द जस्ट या कई समाजवादी संगठनों में एक था। इसका प्रमुख योगदान अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विचार था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का निहितार्थ सभी देशों के सभी श्रमिकों की एकता और श्रमिकों के बीच अनेकता के स्रोत के रूप में सीमाओं को अस्वीकार करना था। संपूर्ण यूरोप में इसके सदस्य थे। इसने नारा दिया, सभी लोग भाई हैं। कम्युनिस्ट लीग ऑफ द जस्ट ने 1847 में एक नया नाम कम्युनिस्ट लीग अपनाया। इसने सर्वहारा का शासन यानी रूल ऑफ प्रोलेटरिएट का नारा दिया और इसे ही अपना लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य का निहितार्थ बुर्जुआ वर्ग का पतन और श्रमिकों के शासन की स्थापना थी। इसका उद्देश्य वर्ग भेद की विशेषता रखने वाले मध्य वर्ग के वर्चस्व वाले समाज को उखाड़ फेंकना था या वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें निजी संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसने अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना को आगे बढ़ाया और नारा दिया, सभी देशों के सर्वहारा एक हों जाएं। समाजवाद और साम्यवाद शब्द का प्रायः एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण कार्ल मार्क्स का प्रभाव है। इसलिए इन शब्दों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए अलग से कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स के विचार, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के विचार क्या थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में मार्क्सवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने चारों ओर के समाज का अध्ययन करके अपने विचारों का निरूपण किया था। उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने अपने विचारों का विश्लेषण तत्कालिक औद्योगिक परिस्थितियों से जनित समस्याओं को देखते हुए किया था। इस प्रकार मार्क्स का कार्य औद्योगिक समाज के लिए अधिक प्रासंगिक है। जब उसने औद्योगिक क्रांति के उपरांत इंग्लैंड में इसका विश्लेषण किया तो उसने पूंजीवाद प्रणाली की नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया जो आम जनता, जो श्रमिक थे, का कल्याण सुनिश्चित करती। उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867 सम्मिलित हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रकाशन 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जो यूरोप में सामंतवादी और पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध का भी समय था। यही है कार्ल मार्क्स, देख सकते हैं, उनका फोटो है कार्ल मार्क्स का। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने अपने सिद्धांत पर पहुंचने से पहले इसका अनुभवजन्य वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया था। उसने दर्शाया कि श्रमिकों द्वारा सृजित मूल्य से पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों को दी गई मजदूरी को घटाने के उपरांत जो शेष बचता है वह पूंजीपतियों का लाभ है और यह समाज में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 कम्युनिस्ट लीग के निर्देश पर मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया था। इसने प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके काम के अनुसार के नारे को बदलकर प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार कर दिया। ऐसा अधिक समावेशी समाज प्राप्त करने के लिए किया गया था जो उन लोगों की देखभाल करता जो वृद्धावस्था, विकलांगता आदि के कारण पर्याप्त योगदान नहीं दे सकते हैं।
दास कैपिटल 1867 या मार्क्स द्वारा पूंजीवाद पर किया गया अध्ययन है और अपने इस प्रकाशन में उन्होंने पूंजीवाद की विशेषताओं को उद्धृत किया है जो अपने ही विनाश का कारण बनती है। पूंजीवाद समाजवाद का मूल संघर्ष क्या है? पूंजीवाद समाज की मूल समस्या है कि श्रमिक समाज में मजदूरी के रूप में जो वापस पाते हैं उसकी तुलना में वे अधिक मूल्य सृजित करते हैं। मजदूरी और उत्पादित मूल्य के बीच का अंतर पूंजीपतियों का लाभ होता है। पूंजीपति मजदूरी की कीमत पर लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसलिए श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच ना मिट सकने वाला संघर्ष होता है। पूंजीवाद समाज में आर्थिक संकट अपरिहार्य क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मजदूरी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से काफ़ी कम होती है। अधिकांश आबादी अर्थात श्रमिकों की क्रय शक्ति और बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के कुल मूल्य के बीच विसंगति होती है। इस प्रकार आर्थिक संकट अवश्यंभावी है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व समाप्त करना और केवल लाभ के उद्देश्य का अंत करना ही इस समस्या का समाधान है। इससे कुछ लोगों के लाभ की बजाय सामाजिक कल्याण के लिए उत्पादन होगा, जहां व्यक्ति के लिए जो अच्छा है और समाज के लिए जो अच्छा है के बीच कोई अंतर नहीं होगा, जिससे वर्गहीन समाज अस्तित्व में आएगा। निजी स्वामित्व के अंत में पूंजीवाद शोषण का भी अंत हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में मार्क्स का तर्क यह है कि ऐसा केवल श्रमिक वर्ग द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यही वर्ग औद्योगिक समाज में सबसे क्रांतिकारी वर्ग है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत मार्क्स के विचारों पर आगे चर्चा की जा सकती है। पूंजीवाद, संघर्ष और वर्ग। कार्ल मार्क्स ने इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि समाज में संघर्ष क्यों है। उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज का वर्गों में विभाजन का परिणाम संघर्ष है। अतिरिक्त उसने समाज का वर्गों में विभाजन के लिए पूंजीवाद को दोषी ठहराया। इस प्रकार पूंजीवाद वर्गों में समाज के स्तरीकरण के लिए होने वाले संघर्ष हेतु उत्तरदायी है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन के लिए लोगों का एक साथ आना स्वाभाविक है। इस प्रकार संयुक्त उत्पादन के लिए लोगों के बीच मूल रूप से सामंजस्य होता है, लेकिन पूंजीवाद इस सामंजस्य को नष्ट कर देता है और इसका परिणाम समाज में संघर्ष के रूप में सामने आता है। दूसरे शब्दों में, संघर्ष का कारण वर्ग नहीं होता है, बल्कि यह संघर्ष ही है जो लोगों को हम बनाम उन्हें की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए वर्गों में स्वयं को संगठित करने हेतु बाध्य करता है। इस प्रकार एक वर्गहीन समाज वर्ग आधारित समाज में परिवर्तित हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष रहित, पूंजीवाद रहित और वर्गहीन समाज की आकांक्षा की। पूंजीवाद नहीं, संघर्ष नहीं, वर्गहीन समाज। श्रमिकों का शोषण। कार्ल मार्क्स का तर्क है कि श्रमिक अर्थात सर्वहारा वर्ग अर्थव्यवस्था के मूल्य के वास्तविक उत्पादक हैं और पूंजीपतियों यानी मध्यम वर्ग या बर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वत्र उनका शोषण किया जाता है। इस प्रकार अंततः वे इस शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इससे मार्क्स का आशय यह है कि जब कोई समाज पूर्ण रूप से औद्योगिकीकृत हो जाएगा तो श्रमिक अंततः इस व्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर देंगे और अपने हित में सरकार अथवा समाज का संचालन करेंगे। इसी को मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा है। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि मार्क्स औद्योगिकीकरण के विरुद्ध नहीं था, बल्कि केवल औद्योगिक समाज पर प्रभुत्व रखने वाले औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध था। साध्य हेतु साधन। मार्क्स का मानना था कि चूंकि राज्य सभी शक्तियों को नियंत्रित करता है और यह राज्य स्वयं बर्जुआ वर्ग का एक उपकरण है, इसलिए पूंजीवाद नष्ट करने से हिंसक क्रांति एकमात्र उपाय है। साम्यवादी समाज। मार्क्स ने राज्य विहीन समाज का तर्क दिया। वह सभी विद्यमान संस्थाओं अर्थात सेना, सरकार और नौकरशाही के विरुद्ध था, क्योंकि वह उन्हें ऐसे संस्थानों के रूप में देखता था जिस पर राज्य अपने अस्तित्व के लिए निर्भर था। मार्क्स का मानना था कि राज्य केवल बर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है। पुनः मार्क्स के अनुसार नौकरशाही तटस्थ नहीं होता है और धीरे धीरे यह अपना वर्गीय हित विकसित करने लगती है। गोपनीयता में इनका हित होता है
और जानकारी छिपाकर या अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। पूंजीवाद समाज के स्थान पर मार्क्स के साम्यवादी समाज की आकांक्षा की। कम्यून का अर्थ है एक साथ उद्भाव से रहने वाले और सब कुछ साझा करने वाले लोगों का समूह। मार्क्स ने तर्क दिया कि साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। लेकिन मार्क्स ने इन बात पर विस्तृत चर्चा नहीं की कि साम्यवादी समाज कैसे संगठित होगा। उसका प्रस्ताव काफ़ी हद तक वैचारिक था, जिसमें इस साम्यवादी विचार को व्यवहार में लाने के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना का अभाव था। विधि के शासन का विरोधी, एंटी रूल ऑफ लॉ। लोकसभा विधि के शासन के सिद्धांत पर फलते फूलते हैं और इसका समर्थन करते हैं। मार्क्स का मानना था कि कानून सदैव मानव इच्छा और विशेषकर सत्ताधारी सामाजिक वर्ग की मनमानी पूर्ण इच्छा से उत्पादित होते हैं, इसलिए वह विधि के शासन के आदर्श को विस्थापित करना चाहता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कानून, धर्म, कला, नैतिकता और साहित्य जनता के लिए अफीम के समान है, जो मात्र सर्वहारा वर्ग को अधीन करने के लिए बुर्जुआ वर्ग द्वारा गढ़ी गई रचनाएं हैं। मार्क्स राज्य और कानून को निचले वर्ग का दमन करने के लिए अभिजात्य वर्ग के एक साधन के रूप में देखता है और कहता है कि ये राज्य और कानून मानव विकास की क्षमता को उनके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में बाधा पैदा करते हैं। इस प्रकार मार्क्स विधि का शासन समाप्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक सेक्युलर यूटोपियन स्थापित करना चाहता है, जहां धन और शक्ति के मामले में समानता होगी। इस प्रकार जहां उदारवाद दृढ़तापूर्वक कहता है कि कानून तटस्थ और गैर पक्षपाती होता है, वहीं मार्क्स कानून को लोगों का दमन करने के लिए अभिजात्य वर्गों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक छद्म वर्ण कहते हुए इसका विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद। मार्क्स ने यह जोर देते हुए कहा कि सभी देशों के सभी श्रमिकों का उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है। उसका तर्क था कि प्रत्येक का मुक्त विकास सभी के मुक्त विकास की पूर्व शर्त है। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक को कॉमरेड या भाई के रूप में देखा जाना चाहिए। समाजवाद की अपरिहार्यता। मार्क्स समाजवाद की अपरिहार्यता में विश्वास करता था, क्योंकि पूंजीवाद मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। अतः सामंतवाद की भांति पूंजीवाद भी समाप्त हो जाएगा। अधिशेष उत्पादन। मार्क्सवाद अधिशेष उत्पादन के विरुद्ध था, क्योंकि उसके लिए यह उपनिवेशवाद और प्राकृतिक साधनों के दोहन का कारण था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रभाव 1848। इसने 1848 में यूरोप में हुए विद्रोह के मध्यम वर्गीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेने वाले श्रमिकों का मनोबल बढ़ाया। इन विद्रोह का उद्देश्य था कुलीन वर्ग का वर्चस्व समाप्त करना, निरंकुश सरकारों का शासन समाप्त करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। इटली और जर्मनी के प्रकरण में प्रदर्शनकारी अपने संबंधित देशों का एकीकरण चाहते थे। विशेष रूप से इन विद्रोह के माध्यम से श्रमिक स्वयं पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे। मार्क्स के सभी विचारों में अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रधान महत्व है, इसलिए हमें आगे बढ़ने से पहले इस विचार की समझ प्राप्त कर लेनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयतावाद वस्तुतः एक मार्क्सवादी सामाजिक वर्ग अवधारणा है, जो इस विचार पर आधारित है कि पूंजीवाद अब एक वैश्विक प्रणाली है और इसलिए यदि इसे हराना अर्थात यदि इसे खत्म करना है तो श्रमिक वर्ग को एक वैश्विक वर्ग के रूप में संगठित होकर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीयता से धर्मनिरपेक्ष सभी श्रमिकों के बीच एकता समाजवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 1846 में ब्रिटेन में द सोसाइटी ऑफ फ्रंटनल डेमोक्रेट्स का गठन किया गया। अन्य यूरोपीय देशों में भी इसी तरह के अन्य सोसाइटियां विद्यमान थीं। उनमें से सभी का एक दूसरे से संपर्क था। ये सभी श्रमिकों की वैश्विक एकता पर बल देती थी, यहाँ तक कि वे श्रमिकों और किसानों की एकजुटता पर भी बल देती थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आदि जैसे संगठनों का अध्ययन कर हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझते हैं।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय 1864। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, जिसे कभी कभी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, का गठन करने वाले ट्रेड यूनियनवादियों ने माना कि श्रमिक वर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संघर्षों को जोड़ना है। प्रथम अंतर्राष्ट्र का उद्देश्य वर्ग शासन का पूर्ण उन्मूलन करना था। इसने श्रमिक वर्ग और समाजवादी नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिकों के आंदोलन को प्रभावित किया और साथ ही उन्हें सहायता भी प्रदान की। इसने एक देश के श्रमिकों की दूसरे देश के श्रमिकों से धन एकत्र करके सहायता करने की व्यवस्था भी की। इसने युद्ध का विरोध किया। प्रसा और फ्रांस ने श्रमिकों ने फ्रांस प्रसा युद्ध 1870 और तत्पश्चात जर्मनी द्वारा फ्रांस से अल्सेस लॉरेंस छीने जाने का विरोध किया। पेरिस कम्यून 1871। फ्रांस प्रसा युद्ध 1870 के दौरान ही फ्रांस ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हो गई। नई सरकार में शक्तिशाली वर्ग का प्रभुत्व था और इसने सम्राट के पद त्याग के बाद भी प्रसा से युद्ध जारी रखा। श्रमिकों ने प्रसा पर फ्रांसीसी आक्रमण के कारण आरंभ हुए युद्ध का विरोध किया था, लेकिन युद्ध आरंभ हो जाने के बाद वे साम्राज्यवादी प्रसा के समक्ष फ्रांस द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने का विरोध करने लगे, जो फ्रांसीसी प्रदेशों पर आधिपत्य जमाना चाहता था। नवगठित फ्रांसीसी सरकार द्वारा बिस्मार्क की युद्ध विराम की शर्तें स्वीकार कर लेने पर श्रमिकों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि बिस्मार्क की युद्ध विराम की शर्तों में प्रसा को अल्सेस लॉरेंस का क्षेत्र सौंपना और विशाल युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना सम्मिलित था। उसके उपरांत श्रमिकों ने एक निर्वाचित परिषद का गठन किया जिसे पेरिस कम्यून यानी 1871 के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस कम्यून के अंतर्गत सभी सार्वजनिक पदों के अधिकारियों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुना जाता था। लोगों के पास सभी सरकारी सेवकों को वापस बुलाने का अधिकार था। निर्वाचित परिषद या पेरिस कम्यून में श्रमिकों और पेरिस के निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व था। पेरिस कम्यून का उद्देश्य शेयर बाजार की सट्टेबाजी, एकाधिकार और उन सभी विशेषाधिकारों को समाप्त करना था जो श्रमिकों के उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी थे। इसके बाद पेरिस के अतिरिक्त शेष फ्रांस पर नियंत्रण रखने वाली फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस कम्यून 1871 को कुचलने के लिए प्रसा की सहायता मांगी। फ्रांसीसी सेना ने प्रसा की सेना के साथ पेरिस पर धावा बोल दिया और पेरिस कम्यून का पतन हो गया। इस संघर्ष में 30,000 से भी अधिक श्रमिक मारे गए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ने पेरिस कम्यून का समर्थन किया और कम्यून के पतन के बाद बचकर भागने वाले शरणार्थियों को सहायता प्रदान की। इसके फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप की सरकारें प्रथम अंतर्राष्ट्र के विरुद्ध हो गई और इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करने लगी। प्रथम अंतर्राष्ट्र का पतन क्यों हुआ? संगठन की पद्धति और उद्देश्य को लेकर प्रथम अंतर्राष्ट्र में 1872 में विभाजन हो गया। अंततः 1876 में उसका विघटन हो गया, लेकिन 1876 तक श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलने में प्रथम अंतर्राष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वे राजनीतिक रूप से अधिक मुखर हो गए थे। 1876 तक कई देशों में मजबूत साम्यवादी दल अस्तित्व में आ चुके थे और उनकी सदस्यता भी बढ़ गई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय 1889 से 1916। लक्ष्य, कार्य और पतन। निम्नलिखित कारणों से द्वितीय अंतर्राष्ट्र प्रथम अंतर्राष्ट्र से अधिक सुदृढ़ था। प्रथम अंतर्राष्ट्र 1864 के समय यूरोप में सुसंगठित समाजवादी दल नहीं थे, लेकिन 1870 और 1880 के दशक के दौरान सभी यूरोपीय देशों में समाजवादी दल अस्तित्व में आ चुके थे। इनमें से कुछ समाजवादी दल बहुत शक्तिशाली थे, उनके लाखों सदस्य थे। कुछ समाजवादी दल अपने देश के संसद में कुछ सीटें भी जीतने में सफल रहे थे। उदाहरण के लिए जर्मन समाजवादी दल को 1887 में चुनावों में लगभग 7 लाख वोट मिले थे और यह दल यूरोप का सबसे बड़ा समाजवादी दल बन गया था। इसी तरह ब्रिटेन में भी श्रमिकों के कई संगठन मौजूद थे, जैसे कि फेबियन सोसाइटी ऑफ सोशलिस्ट लीग,
फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1883 में की गई थी, जिस जिस वर्ष मार्क्स की मृत्यु हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्र के अस्तित्व में आने तक विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्यता कई गुना बढ़ चुकी थी और उन्होंने अपने देशों में कई हड़तालों का आयोजन किया था। समाजवादी आंदोलन यूरोप के बाहर भी फैल रहा था। जापान में समाजवादी आंदोलन 1890 के दशक में आरंभ हुआ। भारत में 1899 में श्रमिकों द्वारा पहली बार संगठित तौर पर हड़ताल यानी GIP रेलवे सिग्नल पर कार्य करने वाले मजदूरों की हड़ताल का आयोजन किया गया था। इस प्रकार द्वितीय अंतर्राष्ट्र के गठन तक समाजवादी आंदोलन यूरोप और यूरोप के बाहर अपने विस्तार के साथ साथ एक जन आंदोलन बन चुका था। द्वितीय अंतर्राष्ट्र का उद्देश्य सभी देशों के सभी समाजवादी दलों को एकजुट करना था या साम्राज्यवाद के विरुद्ध था और उपनिवेशों के मूल निवासियों और उपनिवेशवादियों के बीच समानता लाना चाहता था। यह युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध से पहले हो रहे यूरोप के सैनिकीकरण के विरुद्ध भी था। इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं। मई दिवस 1890 द्वितीय अंतर्राष्ट्र ने सभी श्रमिकों की ओर से काम के अधिकतम घंटों को प्रतिदिन 8 घंटे तक सीमित करने की मांग को आगे बढ़ाया। इस संदर्भ में इसने सभी श्रमिकों की एकता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में 1 मई 1890 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया। द्वितीय अंतर्राष्ट्र ने श्रमिकों को अपने आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित किया। शीघ्र ही अधिकांश देशों में ट्रेड यूनियन और समाजवादी दलों की सदस्यता बढ़ गई। द्वितीय अंतर्राष्ट्र उपनिवेशों की स्वतंत्रता का पक्षधर था और साथ ही उनके राष्ट्रवादी संघर्षों का समर्थन भी करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रख्यात नेता दादा भाई नौरोजी ने 1904 के द्वितीय अंतर्राष्ट्र के सम्मेलन को संबोधित किया था। इस संगठन ने 19वीं और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों की बंदरबांट का भी विरोध किया। इस बंदरबांट के परिणाम स्वरूप होने वाले सैनिकीकरण की निंदा की। साम्राज्य निर्माण की अभिलाषा में यूरोपीय राष्ट्र अपने सैन्य व्यय में वृद्धि कर रहे थे। यह संगठन यूरोप के इस सैनिकीकरण के विरुद्ध था, जिसका परिणाम आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। युद्ध छिड़ जाने पर उनका त्वरित अंत करने के साथ साथ युद्ध की रोकथाम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध के दौरान युद्ध के विरुद्ध प्रतीकात्मक संकेत के रूप में जापान और रूस के समाजवादी समूहों के नेताओं ने 1904 में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्र सम्मेलन का संयुक्त अध्यक्ष बनाया गया। इसने पूंजीवादी को युद्ध, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का मूल कारण ठहराया। द्वितीय अंतर्राष्ट्र ने प्रथम विश्व युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया। इसने युद्ध में भाग लेने से संबंधित देशों को रोकने के लिए सामान्य हड़ताल की आह्वान किया। इसने इस युद्ध के कारण सामने आई आर्थिक और राजनीतिक संकट को हथियार बनाते हुए श्रमिकों, समाजवादी दलों और उनके नेताओं से पूंजीवाद और उनके समर्थन देने वाले सरकारों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस प्रकार कई सरकारें द्वितीय अंतर्राष्ट्र का समर्थन करने वाले समाजवादी नेताओं के विरुद्ध हो गई। युद्ध का विरोध करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी समाजवादी नेता जीन जारेस की हत्या कर दी गई। द्वितीय अंतर्राष्ट्र की दुर्बलताएं। द्वितीय अंतर्राष्ट्र की दुर्बलताओं को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रथम अंतर्राष्ट्र के विपरीत द्वितीय अंतर्राष्ट्र वस्तुतः विभिन्न देशों के समाजवादी दलों का एक ढीला ढाला संघ था। इसके विपरीत प्रथम अंतर्राष्ट्र सुगठित, अधिक एकजुट और छोटा समूह था तथा इस प्रकार उनका समन्वय और प्रबंधन करना आसान था। इसके अतिरिक्त कुछ आंतरिक मतभेद भी थे जिन्होंने द्वितीय अंतर्राष्ट्र को दुर्बल बनाया। यह समाजवाद लाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष की विधि के प्रश्न पर विभाजित था। कुछ हिंसक क्रांति की विधि को वरीयता देते हैं, जबकि अन्य सरकारों पर दबाव डालकर और पैरवी करके धीरे धीरे किए जाने वाले सुधारों के पक्षधर थे। जो लोग धीरे धीरे सुधारों का समर्थन करते थे वे अपने सरकारों का भी समर्थन करते थे। द्वितीय अंतर्राष्ट्र के कुछ वर्ग उपनिवेशवाद के पक्षधर थे, जिनमें उनके देश लगे हुए थे।
युद्ध के मुद्दे पर द्वितीय अंतर्राष्ट्र के भीतर विभिन्न समूहों के बीच युद्ध के विरोध के मूल सिद्धांत पर तो मतैक्य था, लेकिन क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इसके संबंध में मतभेद था। उदाहरण के लिए कुछ समाजवादी दलों को इस बात का डर था कि यदि वे युद्ध का विरोध करते हैं तो उनकी सरकारें उनका दमन कर देगी। इसके साथ ही कुछ समाजवादी दल अपनी क्रांति आगे बढ़ाने के लिए युद्ध जनित संकट का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो अधिकांश समाजवादी दलों ने अपने सरकारों का समर्थन किया। इससे द्वितीय अंतर्राष्ट्र का अंत हो गया। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि राष्ट्रवाद द्वितीय अंतर्राष्ट्र का पतन का एक प्रमुख कारण था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का राष्ट्रवाद के बीच की खाई द्वितीय अंतर्राष्ट्र के अंतिम वर्षों में और चौड़ी हो गई, जिससे इनके पतन का मार्ग सुनिश्चित हो गया। अब आगे चलते हैं। रूस में समाजवाद, सामाजिक क्रांतिकारी, ब्लेस्विक और मेंशेविक, बोल्शेविक और मेंशेविक। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी यह एक ऐसा दल था जिसका मतदाता आधार किसान थे। यह दल किसानों को संगठित कर क्रांति लाना चाहता था। यह विशुद्ध मार्क्सवाद का विरोधी था। इसने विशुद्ध प्रोलिटरिएट श्रमिक वर्ग क्रांति का विरोध किया, क्योंकि इस प्रकार की क्रांति से किसानों के हितों की उपेक्षा होती और इसका संपूर्ण ध्यान तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित होता। दूसरी ओर यह दल किसानों को सहकारी समितियों अर्थात खेतों के सामूहिकीकरण के आधार पर एक कृषि अर्थव्यवस्था चाहता था। वे औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने के विरुद्ध थे, क्योंकि रूसी जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषक था। 1917 की क्रांति के पश्चात हुए चुनावों में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने बोल्शेविकों से दोगुने से अधिक सीटें प्राप्त की, परंतु बोल्शेविकों के रेड गार्ड्स ने संविधान सभा को भंग कर दिया, जिसके कारण गृह युद्ध छिड़ गया 1918 से 1920। बोल्शेविक बनाम मेंशेविक। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के विघटन में बोल्शेविक और मेंशेविक का उदय हुआ। यह दोनों ही गुट सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के झंडे तले ही विकसित हुए थे, जिसका दृष्टिकोण मार्क्सवादी था। पार्टी द्वारा चलाए जा रहे एक समाचार पत्र के संपादकीय बोर्ड के चुनाव के समय बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच दरार पड़ गई। रूसी भाषा में बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, और इस प्रकार से बहुसंख्यक समूह बोल्शेविक कहलाया और अल्पसंख्यक समूह को मेंशेविक कहा जाने लगा। बोल्शेविकों का नेता लेनिन था। अब थोड़ा सा देखते हैं बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में। बोल्शेविकों का तर्क था कि पार्टियों को केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु किसानों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहिए। वहीं मेंशेविकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में किसानों के सहयोग का बहुत कम विश्वास था, क्योंकि रूसी समाज में किसान वर्ग सर्वाधिक रूढ़िवादी था। इसलिए मेंशेविक श्रमिक विद्रोह के अर्थों में मार्क्सवाद के कट्टर अनुयायी थे। बोल्शेविक का मानना था कि पार्टी को पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा सा अनुशासित समूह होना चाहिए, जो पूर्णकालिक रूप से क्रांति लाने का कार्य करेंगे। सदस्यता के लिए प्रमुख मापदंड यही होना चाहिए, भले ही आवेदक श्रमिक हो या किसान। मेंशेविक का एक ऐसी बड़ी पार्टी चाहते थे जिसकी सदस्यता सभी के लिए खुली होती। पुनः उसका मानना था कि जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए संगठन के प्रति प्रतिबद्धता और संगठन की गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले समय को सदस्यता का प्रमुख मानदंड नहीं बनाना चाहिए। वे क्रांतिकारी अविलंब आरंभ चाहते थे। उनका विश्वास था कि क्रांति तक नहीं हो सकती जब तक रूस का संपूर्ण औद्योगिकीकरण न हो जाए और श्रमिकों की संख्या किसानों से अधिक न हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें किसानों से समर्थन की आशा नहीं थी। रूसी क्रांति तसार या जार का अर्थ है रोमानोव राजवंश का सम्राट यानी स्लाव वंश। 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों की स्थिति। रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, जो एक निरंकुश शासक था। यह एक प्रकार से एक व्यक्ति का शासन था, जहां जार
को संसद के प्रति बिना किसी उत्तरदायित्व के उच्च विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस में संसद ही नहीं थी, जनसामान्य की शिकायतें। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में विभिन्न कारणों से जनसामान्य अप्रसन्न था और सार्वजनिक असंतोष व्याप्त था। कारखानों में काम की स्थितियां बहुत ही खराब थी, इसलिए श्रमिकों का जीवन कष्टमय था। इसी प्रकार से किसानों की भी स्थिति अत्यधिक खराब थी। यद्यपि सर्फडम कृषि दासता की प्रथा 1861 में एलेक्जेंडर द्वारा समाप्त कर दी गई थी, परंतु दासता से मुक्त होने के पश्चात सर्फ यानी कृषि दास भारी ऋण से दबे हुए थे और नितांत निर्धनता में जी रहे थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें प्रतिदान का भुगतान करना पड़ता था। यह एक प्रकार का वार्षिक भुगतान था जिसे किसानों को सर्फडम की समाप्ति यानी 1861 के उपरांत प्राप्त हुई स्वतंत्रता और भूमि के एवज में सरकार को देना पड़ता था। प्रेस, वाक एवं अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। आर्थिक विकास के मामले में रूस पिछड़ रहा था, इसलिए लोग एक प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली सरकार अर्थात प्रजातंत्र के रूप में परिवर्तन चाहते थे। 1905 की क्रांति। 1905 में सार्वजनिक अशांति अपने चरम पर पहुंच गई थी। 1904 से 5 का रूस जापान युद्ध इसका प्रमुख कारण था, क्योंकि इससे रूसी अर्थव्यवस्था का और अधिक पतन हुआ। युद्ध में रूस की पराजय ने जार शासन के प्रति सार्वजनिक विश्वास को और कम कर दिया। इसका प्रत्युत्तर जनता ने एक सामान्य हड़ताल के रूप में दिया और जार के शासन को उखाड़कर प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया। 1905 की यह क्रांति निम्नलिखित कारणों में असफल रही। सेना जार के प्रति निष्ठावान रही। जार ने अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 यानी अक्टूबर मैनिफेस्टो 1905 के रूप में सुविधाएं प्रदान की। विरोधियों के बीच एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि क्रांति बिना किसी योजना और नेता के अनायास ही प्रस्फुटित हो गई थी। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 की क्रांति के समय जार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 के रूप में जाना जाता है। इसमें सम्राट द्वारा भविष्य में प्रदान की जाने वाली घोषणा शामिल थी। जार ने एक निर्वाचित संसद, जिसे रूसी भाषण में ड्यूमा कहा जाता है, की स्थापना का वचन दिया। उसने श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और कारखानों में काम की स्थितियों में सुधार का वचन दिया। उसने भूतपूर्व सर्फ द्वारा किए जाने वाले क्रय के भुगतान को रद्द करने का वचन दिया। उसने प्रेस को और अधिक स्वतंत्रता देने का वचन दिया। उसने एक वास्तविक लोकतंत्र का वचन दिया, जहां देश के शासन को चलाने में ड्यूमा की महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी। अक्टूबर घोषणा पत्र का कार्यान्वयन। यद्यपि जार ने ड्यूमा की स्थापना कर दी थी और प्रतिदान भुगतान को रद्द कर दिया था, परंतु उसने अक्टूबर घोषणा पत्र में किए गए कई अन्य वचनों को पूरा नहीं किया। सुधार के संदर्भ में ड्यूमा के विचारों और मांगों की उपेक्षा की गई। पहली दो निर्वाचित ड्यूमाओं को जार की सेना ने छिन्न भिन्न कर दिया था। तीसरी और चौथी ड्यूमा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल केवल इसलिए पूरा किया क्योंकि इसका गठन जार समर्थक सदस्यों द्वारा किया गया था। इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीय ड्यूमा को भंग करने के पश्चात उसके मतदान व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया था। नई मतदान व्यवस्था में किसानों और शहरी श्रमिकों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अभिजात्य वर्ग के वे ही रूढ़िवादी सदस्य चुने गए जो जार समर्थक थे। 1917 की क्रांतियाँ। वर्ष 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ हुई, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति के उपरांत जार के शासन का अंत हो गया और एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। अक्टूबर क्रांति के परिणाम स्वरूप बोल्शेविकों ने तख्तापलट की एक कार्यवाही में अंतरिम सरकार को अपदस्थ कर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की। फरवरी क्रांति 1917। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 की कार्यान्वयन न किया जाना इस क्रांति का एक प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त यहाँ 2 प्रश्नों को संबोधित किया जाना महत्वपूर्ण है। पहला, जार के विरुद्ध क्रांति किसानों और श्रमिकों की क्रांति क्यों थी, और दूसरा, 1905 की क्रांति के तुरंत पश्चात जार ने अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 में किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया। जार के विरुद्ध क्रांति किसानों और श्रमिकों की क्रांति क्यों थी?
प्रथम ड्यूमा का गठन 1906 में हुआ था। प्रथम ड्यूमा के लिए हम चुनावों के सभी वर्गों को मतदान का अधिकार था, परंतु इन चुनावों में धांधली हुई थी, जिसके कारण जमींदारों और मध्य वर्ग के लोगों को बहुमत प्राप्त हुआ। प्रथम ड्यूमा ने जनता की मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जार से की गई इसकी मांगों में निम्नलिखित सम्मिलित थे: भूमि का पूर्ण वितरण, एक वास्तविक लोकतंत्र, श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार, मृत्युदंड का उन्मूलन, ड्यूमा को जार के मंत्रियों के अनुमोदन का अधिकार। जल्द ही प्रथम ड्यूमा को भंग कर दिया गया। द्वितीय ड्यूमा का भी यही हाल हुआ। तृतीय 1907 से 12 और चतुर्थ ड्यूमा 1912 से 17 के पास कोई भी शक्ति नहीं थी और ये रूढ़िवादी थी। मतदान का अधिकार न होने के कारण श्रमिकों और किसानों के हितों की उपेक्षा हुई। यही कारण है कि आंदोलन मध्य वर्गीय लोगों के नेतृत्व में ही नहीं हुआ था, अपितु किसानों और श्रमिकों द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त गुप्तचर, पुलिस और मंत्रियों की नियुक्तियां जार द्वारा ही नियंत्रित होती थी और वह शक्तिशाली बना रहा। अक्टूबर घोषणा पत्र के कार्यान्वयन न होने के तुरंत पश्चात कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ, इसकी व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। 1906 के पश्चात हुए आर्थिक सुधारों ने किसानों और श्रमिकों को शांत कर दिया। जो नेता जार का विरोध करते थे और आंदोलन करना चाहते थे, उनके पास धन की कमी थी। उनमें से कई या तो जेल में थे या निर्वासन का शिकार थे। उदाहरण के लिए लेनिन निर्वासन में गया और फिर 1917 में जर्मन विदेशी मंत्री जिम्बरमैन की सहायता से वापस आया। जर्मनी यह चाहता था कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाए अथवा आंतरिक अशांति से यह कमजोर हो जाए। जार के प्रधानमंत्री स्टोलिपिन ने कुछ सुधार प्रस्तुत किए। किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने प्रतिदान का भुगतान समाप्त कर दिया। भूमि सुधार आरंभ किए गए। किसानों को अपनी भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उदाहरण के लिए किसानों को साइबेरिया में स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहां वे बीहड़ भूमि को सस्ते मूल्यों पर खरीद सकते थे, परंतु इससे अमीर किसानों या कुलक जैसे नए वर्ग का उदय हुआ जो सरकार के समर्थक थे। उसने श्रमिकों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया कि कारखानों में काम करने की स्थितियों में सुधार हो। 1906 के पश्चात अत्यधिक औद्योगिक विकास के कारण पूंजीपति श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने में सक्षम हो गए। 1912 में बीमारी और दुर्घटना बीमा योजना का आरंभ किया गया। विरोधी नेताओं के बीच मतभेद। बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे। मेंशेविक तत्काल क्रांति नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से औद्योगिकीकृत ना हो जाए और जनसंख्या में श्रमिक बहुमत ना हो जाए, तब तक क्रांति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक श्रमिक और किसान के समर्थक से तत्काल क्रांति चाहते थे। फरवरी क्रांति के कारण 1917। क्रांति के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। दीर्घकालीन शिकायतें। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 का कार्यान्वयन सही से नहीं किया गया। पुनः वास्तविक प्रजातंत्र के वादों को भी पूरा नहीं किया गया। 1911 तक भूमि सुधार विफल हो गए थे। उल्लेखनीय है कि किसानों को भूस्वामी बनाकर और गरीब को सबसे अधिक आहत करने के लिए खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के द्वारा किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भूमि सुधार किए गए थे। हालांकि ये भूमि सुधार विफल हो गए क्योंकि किसानों की जनसंख्या में कृषि क्षेत्र के विकास की तुलना में अधिक वृद्धि हुई या अक्षम कृषि पद्धतियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने में विफल रही। प्रधानमंत्री स्टोलिपिन के द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। श्रमिकों के लिए चलाया गया कल्याण कार्यक्रम उनकी सभी शिकायतों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से पहले के 3 वर्षों 1912 से 1914 के दौरान औद्योगिक अशांति और हड़तालें हुई। यह अशांति 1912 में सोने की एक खदान में खनिकों पर गोलीबारी की घटना से प्रारंभ हुई। गुप्त पुलिस के उपयोग द्वारा सरकारी दमन का प्रयास किया गया। इसने समाज के 3 महत्वपूर्ण वर्गों अर्थात किसान, श्रमिकों और बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग को आहत किया। ये क्रांतिकारी छात्र, अध्यापक आदि थे।
जिन्हें या तो बंदी बना लिया गया या गुप्त पुलिस ने मार दिया था। निरीसंस निरी नृशंसता के एक और उदाहरण में यहूदियों का सामूहिक निर्वासन शामिल था। 1917 तक समाज के कई वर्ग जार विरोधी हो गए थे। 1912 के पश्चात विभिन्न क्रांतिकारी दलों ने आपस में हाथ मिला लिए, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी दलों के मध्य रहने वाले विवाद समाप्त हो गए। उदाहरण के लिए बोल्शेविक, मोन्सेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, तीन प्रमुख दलों ने अपने मतभेद कम से कम अस्थायी रूप से समाप्त कर दिए और जार के विरोध में एकजुट होने का निर्णय लिया। शाही परिवार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई थी। उदाहरण के लिए इस बात को लेकर भी वाद विवाद हुआ कि क्या सुधारवादी प्रधानमंत्री स्टोलिपिन की हत्या के पीछे जार का हाथ था। कथित रूप से यह आरोप भी लगाया गया कि जो पादरी जार के बीमार बालक की सहायता किया करता था, जार के सभी निर्णयों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। तत्कालिक कारण: प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी ने जार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया, क्योंकि युद्ध में हुए भारी व्यय से जनता की आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए युद्ध के वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्रता से वृद्धि हुई। सेंट पीटर्सबर्ग तब पेट्रोग्राद में ब्रेड के लिए दंगे प्रारंभ हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में विफलता और युद्ध संचालन में जार के अक्षम नेतृत्व, उदाहरण के लिए युद्धरत सैनिक इकाइयों के लिए शस्त्र आपूर्ति का धीमी गति से परिवहन के कारण सेना और पुलिस में भी विद्रोह हो गया। इस प्रकार 1905 की क्रांति के विपरीत वर्ष 1917 की फरवरी क्रांति के समय सेना और पुलिस जार के प्रति निष्ठावान नहीं थी। फरवरी की क्रांति एक महज विस्फोट थी। क्रांति को दबाने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने अपने सैनिकों को भेजा, जिन्होंने शीघ्र ही गोली चलाने से मना कर दिया। इस प्रकार पेट्रोग्राद की पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया। जल्द ही भीड़ ने सार्वजनिक भवनों पर अधिकार कर लिया। चतुर्थ ड्यूमा ने जार को एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का परामर्श दिया, परंतु उसने मना कर दिया और पहले से अधिक सेना को भेजा, जो भीड़ को हटाने में विफल रही। सेना के वरिष्ठ जनरलों ने राजतंत्र को बचाने के लिए निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया। निकोलस द्वितीय सहमत हो गया, परंतु उसके अगले उत्तराधिकारी जार का भाई ने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार रोमानोआ राजवंश का शासन एक घटिया राज्यारोहण योजना के कारण समाप्त हो गया। फरवरी क्रांति के सहज विस्फोट के समय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, ड्यूमा के सदस्य, उद्योगपति, अभिजात वर्ग और सेना के वरिष्ठ जनरल केवल अपनी जान बचाने के लिए जार के विरुद्ध हो गए थे। अक्टूबर क्रांति 1917। अस्थायी सरकार की असफलता ने अक्टूबर क्रांति को जन्म दिया, जिसमें बोल्शेविकों ने एक तख्तापलट कार्यवाही में केरेन्स्की सरकार को उखाड़ फेंका। केरेन्स्की के अधीन बनाई गई अंतरिम सरकार की असफलता में निम्नलिखित कारण थे। इसने प्रथम विश्व युद्ध से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाया। विभिन्न लड़ाइयों में हुई क्षति के कारण सेना के मनोबल में भी बहुत गिरावट आई थी। इसने भूमि का पूर्ण वितरण और नया संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा हेतु तुरंत चुनाव कराने के वादे को पूरा नहीं किया था। इस स्थिति का लाभ उठाने और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बोल्शेविकों ने कुलकों से जबरन भूमि खाली कराने और किसानों को भूमि का पूर्ण वितरण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। नया संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा हेतु तुरंत चुनाव कराने के संदर्भ में सरकार ने यह तर्क दिया कि चूंकि राष्ट्र युद्ध में व्यस्त है, इसलिए चुनाव आयोजित नहीं किए जा सकते। इससे असंतोष में और अधिक वृद्धि हुई। सोवियत के उदय ने सरकार के अधिकारों को कम कर दिया था। सभी नगरों में सोवियत छाए हुए थे। नगर का प्रशासन चलाने के लिए सैनिकों और श्रमिकों की एक निर्वाचित समिति को सोवियत नाम दिया गया था। पेट्रोग्राद सोवियत फरवरी 1917 के पश्चात पेट्रोग्राद का शासन चला रही थी। इसने सैनिकों को सरकार के बजाय सोवियत के आदेशों का पालन करने के लिए कहा। इस प्रकार अंतरिम सरकार ने सेना का समर्थन खोना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल 1917 में जर्मनी ने
लेनिन की स्विट्जरलैंड निर्वासन से लौटने में सहायता की। लेनिन ने अप्रैल थीसिस में मांग लेनिन ने अप्रैल थीसिस में मांग की कि सभी शक्तियां सोवियत में निहित होनी चाहिए। अंतरिम सरकार को कोई समर्थन नहीं मिलना चाहिए और रूस को तुरंत प्रभाव से प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाना चाहिए। कोर्निलोवा कोर्निलोवा सेना का एक जनरल था। उसने सोवियत के विरुद्ध अपने सैनिक भेजने का निर्णय किया। तत्पश्चात कोर्निलोवा के ही बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके पश्चात जनमत प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी के विरुद्ध और सोवियत के पक्ष में हो गए। लेनिन ने जन सामान्य को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत ही आकर्षक सुधारों का प्रस्ताव दिया। उदाहरण के लिए भूमि का पूर्ण वितरण, अत्यल्प खाद्य मुद्रास्फीति और यदि जनता इस क्रांति का समर्थन करती है तो प्रथम विश्व युद्ध से वापसी। 1917 से 24 बोल्शेविकों द्वारा शक्तियों का एकीकरण। अंतरिम सरकार के हटने और संविधान सभा के गठन के पश्चात चुनावों का आयोजन किया गया था। तथापि लेनिन को यह पता था कि बोल्शेविक चुनावों में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, परंतु उसने चुनावों को अक्टूबर क्रांति 1917 का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बना लिया था। लेनिन ने चुनावों से पहले किसानों को प्रसन्न करने के लिए भूमि का पूर्ण वितरण प्रारंभ कर दिया था, परंतु बोल्शेविक केवल दूसरा स्थान ही प्राप्त कर सकें। सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बोल्शेविकों द्वारा जीती गई सीटों से दोगुनी सीटें पाने में सफल रही। इस पार्टी का प्रमुख मतदाता आधार किसान थे और इसने कृषि अर्थव्यवस्था को लक्षित करके एक आर्थिक कार्यक्रम का वादा किया था। संविधान सभा के बहसों में जब बोल्शेविकों को निशाना बनाया गया और राज्य के प्रशासन के उनके दृष्टिकोण की आलोचना की गई तो लेनिन ने रेड गार्ड्स को संविधान सभा से भंग करने का आदेश दे दिया। उनका तर्क था कि हमें ऐसी संसद की आवश्यकता नहीं है जो हमें बताए कि क्या करना है, हमें पता है हमें क्या करना है। इसके कारण गृह युद्ध 1918 से 20 प्रारंभ हो गया, जो बोल्शेविकों और व्हाइट्स यानी मेंशेविक सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी और कैडेट्स जो वास्तविक लोकतंत्र चाहते थे के बीच लड़ा गया। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान ने अपने सैनिकों को व्हाइट्स की सहायता के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि बोल्शेविक विजय हुए तो साम्यवाद रूस के बाहर भी फैल जाएगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते थे कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में पुनः प्रवेश करे। रूस ने अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों द्वारा हस्ताक्षरित ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1917 के माध्यम से स्वयं को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया था। अक्टूबर क्रांति के पश्चात कुछ सैनिक और श्रमिक बोल्शेविकों द्वारा सोवियत के साथ क्रूर व्यवहार किए जाने के कारण बोल्शेविकों के विरुद्ध थे। बोल्शेविकों ने रेड गार्ड्स की सहायता से सोशल रिवोल्यूशनरियों और मेंशेविकों को सोवियत से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक कॉमिसार केंद्र द्वारा नियुक्त को सोवियत का प्रमुख बना दिया। इस प्रकार सोवियत बोल्शेविकों के संपूर्ण नियंत्रण में आ गए। अगस्त 1918 में लेनिन की हत्या का प्रयास किया गया। इसके पश्चात बोल्शेविक के रेड गार्ड्स ने जो कुछ किया उसे रेड टेरर यानी लाल आतंकवाद के नाम से जाना गया, जिसमें कई व्हाइट्स की हत्या की गई थी। गृह युद्ध के समय यूक्रेन और जॉर्जिया को फिर रूस के साथ जुड़ने के लिए विवश किया गया। रूस ने इन क्षेत्रों को जर्मनी के साथ हुए ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1917 में गंवा दिया था। गृह युद्ध के दौरान ही आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहे संविधानता संघर्ष को कुचल दिया गया था। इन दोनों ने प्रचलित संकट से प्राप्त अवसरों का लाभ उठाते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बोल्शेविकों की पराजय के कारण व्हाइट्स भली भांति संगठित नहीं थे और उनका कोई एकल केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं था। रेड आर्मी के पास अधिक सैनिक थे और इनके पास ट्रॉट्स्की के रूप में एक सक्षम नेता भी था। गृह युद्ध के दौरान व्हाइट्स द्वारा की गई क्रूरताओं के कारण उन्होंने किसानों का समर्थन भी खो दिया था। लेनिन बोल्शेविकों को
विदेशी सेना से लड़ रहे राष्ट्रवादियों के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रही। युद्ध साम्यवाद ने बोल्शेविकों को युद्ध के दौरान संसाधनों की बचत में सहायता की। युद्ध साम्यवाद के अंतर्गत सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सभी प्रकार के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि सभी संसाधन सीधे पार्टी को प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त किसानों से सभी खाद्यान्नों को सेनाओं और उनके श्रमिकों को खिलाने के लिए जब्त किया गया, जो बोल्शेविकों के समर्थन के आधार थे। इस प्रकार रूस में साम्यवादी क्रांति सफल रही और 1920 तक अपनी स्थिति तक पहुंच गई। ये एक पिक्चर देख सकते हैं, ये लेनिन का पिक्चर है। अगला चैप्टर है हमारा लेनिन और मार्क्सवाद। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने 1917 में रूस की कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व किया था। इस क्रांति का रूसी व्यवस्था पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेनिन द्वारा अनुसरण की गई नीतियों और मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों की तुलना हम निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति कब प्रारंभ किया जाए, इससे संबंधित प्रश्न। मार्क्स ने तर्क दिया कि किसी देश के श्रमिक यानी कामगार कम्युनिस्ट क्रांति तभी आरंभ करेंगे जब उक्त देश पूर्ण रूप से औद्योगिकीकृत हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्क्स ने क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को सबसे अधिक क्रांतिकारी वर्ग माना था, और दूसरा, जब समाज का पूर्ण औद्योगिकीकरण हो जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या में श्रमिकों का ही बहुमत होगा। इस प्रकार कट्टर मार्क्सवादियों यानी मोन्शेविकों ने क्रांति में तब तक विलंब करने को कहा जब तक समाज का संपूर्ण औद्योगिकीकरण ना हो जाए। दूसरी ओर लेनिन को 1917 में बहुत जल्दी थी। वह इस कठोर धारणा के विरुद्ध था कि साम्यवादी क्रांति होने के लिए संपूर्ण औद्योगिकीकरण एक पूर्व आवश्यकता है। कम्युनिस्ट क्रांति के क्षेत्र में श्रमिकों के बहुमत की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को सम्मिलित करके वह तुरंत क्रांति करना चाहता था। इस प्रकार लेनिन ने 1917 में क्रांति के समय भूमि के पूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधारों पर बल दिया। उसने अपनी नई आर्थिक नीति 1921 में भूमि और कृषि उत्पाद के निजी स्वामित्व का समर्थन किया। इस प्रकार मार्क्स ने प्रोलिटेरियट यानी श्रमिक वर्ग क्रांति के लिए तर्क दिया, जबकि लेनिन ने किसानों और श्रमिक वर्ग दोनों के सहयोग से क्रांति की बात की। व्यवहारिता। मार्क्स राज्य और उनकी संस्थाओं के विरुद्ध था। उदाहरण के लिए मार्क्स सेना, न्यायपालिका और नौकरशाही का विरोधी था, क्योंकि ये संस्थाएं पूंजीवाद का संरक्षण करती थी। दूसरी ओर लेनिन ने राज्य की मशीनरी का उपयोग साम्यवाद के संरक्षण के लिए किया। युद्ध साम्यवाद, वार कम्युनिज्म। लेनिन द्वारा इसका आरंभ गृह युद्ध 1918 से 20 के दौरान संसाधनों को जुटाने और उसके संरक्षण के लिए किया गया। सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सभी प्रकार के निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया, जिससे संसाधन सीधे पार्टी को प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त किसानों से संपूर्ण खाद्यान्न को सेना और उन श्रमिकों को खिलाने के लिए जब्त किया गया जो बोल्शेविकों के समर्थन का आधार थे। युद्ध साम्यवाद के कारण गृह युद्ध के पश्चात खाद्यान्नों की कमी हो गई। पुनः किसानों को उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया। उनके उत्पादन को बिना किसी मुआवजे के उनसे ले लिया जाता था। इस प्रकार से किसानों ने केवल अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना आरंभ कर दिया। लेनिन और मार्क्स दोनों का ही यह तर्क था कि युद्ध का वास्तविक कारण पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था। लेनिन की नई आर्थिक नीति, उनके द्वारा लाया गया राजनीतिक परिवर्तन और उनके विचारों और नीतियों और समालोचनात्मक व्याख्या। लेनिन की नई आर्थिक नीति। प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग करने के लिए रूस ने जर्मनी के साथ जो ब्रेस्ट लिटोवस्क 1917 की संधि की थी, उसके परिणाम स्वरूप रूस को अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुंची थी। इस संधि के कारण रूस ने अपनी 1/3 कृषि योग्य भूमि, 1/3 जनसंख्या, 1/3 कोयला खदानें और आधे भारी उद्योग गंवा दिए थे। यह इसलिए हुआ कि संधि के उपरांत यह यूक्रेन, जॉर्जिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पोलैंड के क्षेत्रों से वंचित हो गया था,
गृह युद्ध के दौरान कमजोर जर्मनी ने यह जॉर्जिया और यूक्रेन वापस लेने में सफल रहा और आगे चलकर यह द्वितीय विश्व युद्ध में बाल्टिक देशों और पोलैंड के कुछ भाग प्राप्त करने में सफल रहा। गृह युद्ध 1918 से 20 की समाप्ति के पश्चात लेनिन अपनी दो इच्छाएं पूरी करना चाहता था। पहली आर्थिक सुधार की और दूसरी कृषकों और श्रमिकों के बीच सामंजस्य, जो कि युद्ध साम्यवाद से आहत हुए थे। कम्युनिस्टों के प्रमुख समर्थक श्रमिक थे, वहीं गृह युद्ध में कृषक बोल्शेविकों के विरुद्ध लड़े थे, क्योंकि लेनिन ने 1917 के लोकतांत्रिक चुनावों के पश्चात संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा को भंग कर दिया था। इन चुनावों में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कृषकों के समर्थन का पर आधारित ने अधिकतम सीटों पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही सदन की चर्चाओं में जिन्होंने बोल्शेविकों को अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया, इसका कारण था कि जनसंख्या में बहुमत कृषकों का था, श्रमिकों का नहीं। पुनः इसका कारण यह भी था कि रूसी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। युद्ध साम्यवाद ने किसानों को बोल्शेविकों से और दूर कर दिया था। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेनिन ने निम्नलिखित कदम उठाए। लेनिन ने ब्रिटिश निवेश यानी एफडीआई प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के साथ 1921 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य रूस के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी एनईपी 1921 से 27 आरंभ की, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। मुख्य रूप से यह नीति किसान कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए थी। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एनईपी एक अस्थायी उपाय था। भूमि के निजी स्वामित्व की अनुमति प्रदान की गई और खाद्यान्न के उत्पादन के लिए पूंजीवाद प्रोत्साहन का उपयोग करना। कर भुगतान, जो अतिरिक्त उपज पर देय था, के पश्चात किसानों को अतिरिक्त उत्पादन अपने पास रखने की अनुमति थी। लघु उद्योग के लिए निजी स्वामित्व प्रदान किया गया, जबकि कोयला, लोहा और इस्पात तथा रसायन जैसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में थे। इसी प्रकार से ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग भी राज्य के नियंत्रण में थे। लघु कारखानों द्वारा उत्पादित माल के व्यापार में निजी स्वामित्व। लेनिन ने बोनस, प्रति नग वेतन दर आदि जैसे पूंजीपति उपायों को प्रारंभ करने की अनुमति दी। जिन प्रबंधकों को 1917 की क्रांति के पश्चात हटा दिया गया था, उन पुराने प्रबंधकों को लेनिन ने वापस बुलाया। यह कारखानों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए किया गया था। पार्टी के वामपंथी सदस्यों ने एनईपी का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके कारण कुलकों यानी समृद्ध कृषक जमींदार की संख्या में वृद्धि होगी। लेनिन के दीर्घकालीन समाधानों में शामिल थे अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण, कृषि उत्पादन में बड़े स्तर के लाभ प्राप्त करने के लिए खेत का सामूहिकीकरण को 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त किया जा सका। एनईपी बहुत अधिक सफल नहीं हुई। सामान्य लोगों की स्थिति यद्यपि बेहतर थी, परंतु भोजन की कमी लगातार बनी रही। लेनिन द्वारा प्रारंभ किए गए राजनीतिक परिवर्तन। 1921 में गुटबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह पार्टी के अंदर असहमति को रोकने के लिए किया गया था। जब तक निर्णय न हो जाए स्वतंत्र चर्चा की अनुमति थी, परंतु निर्णय हो जाने के पश्चात सभी पार्टी के सदस्यों को उस निर्णय का समर्थन करना था और उसके कार्यान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करना था। शुद्धिकरण, पार्टी से बलात् निष्कासन। 1921 के दौरान गुप्त पुलिस के सहयोग से लगभग 1/3 पार्टी सदस्यों को या तो देश से निष्कासित कर दिया गया या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कई सदस्यों ने एनईपी के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। लेनिन के शासन के अंतर्गत ट्रेड यूनियन 100% स्वतंत्र नहीं थे। लेनिन ने ट्रेड यूनियनों की इस मांग को निरस्त कर दिया था कि उन्हें कारखाने चलाने देने चाहिए, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत पुराने प्रबंधकों को वापस लाया गया था। लेनिन के अनुसार ट्रेड यूनियन का कार्य केवल उत्पादन वृद्धि में सहायता करना और सरकार के आदेशों का कठोरता से पालन करना था। लेनिन की आलोचना, जब 1917 की क्रांति के पश्चात उसने संविधान सभा को भंग किया तो उसने प्रजातंत्र की स्थापना में व्यवधान डाला था। गृह युद्ध के दौरान रेड टेरर में कई विरोधियों को मौत के घाट उतारा गया था। उसकी कई ऐसी नीतियां थीं जिसका कालांतर में स्टालिन द्वारा दुरुपयोग किया गया था, जैसे
एकल पार्टी राज्य, गुटबंदी पर प्रतिबंध, जिसका अर्थ था पार्टी के अंदर असहमति को रोकना, अपने विरोधियों के विरुद्ध गुप्त पुलिस का उपयोग और ट्रेड यूनियनों की शक्ति और आवाज़ को कम करना। 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात भविष्य में कार्य के उपायों और समाज में समानता लाने हेतु कुछ अन्य दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। इसके तहत समाजवाद के मुख्य लक्ष्य का सुझाव दिया गया। त्वरित औद्योगिकीकरण। चर्चा के दौरान एक दृष्टिकोण यह था कि किसान समर्थक एनईपी को छोड़कर त्वरित औद्योगिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क था कि एक साम्यवादी राज्य श्रमिकों के समर्थन पर आधारित होता है, कृषक समर्थन पर नहीं। उन्हें डर था कि एनईपी के कुल को यानी समृद्ध किसान जमींदार की संख्या में वृद्धि होगी, जो न केवल समानता के लक्ष्य बल्कि कम्युनिस्ट क्रांति के लिए भी संकट बन जाएंगे। यह विचार मेंशेविकों द्वारा प्रस्तावित विचार जैसा ही था, अर्थात श्रमिकों और औद्योगिकीकरण पर ध्यान दो। संपूर्ण देश में समाजवाद या दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट नेताओं का दृष्टिकोण था, जो किसान समर्थक और एनईपी समर्थक थे। वे संपत्ति के सीमित निजी स्वामित्व और विकास में वृद्धि के लिए पूंजीवाद की विशेषताओं का उपयोग भी करना चाहते थे। इस दृष्टिकोण के तहत निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। किसानों की समृद्धि। इसके तहत किसानों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें निजी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करके रूस में सोवियत की शक्ति को संगठित करने का संकल्पना प्रस्तुत की गई, क्योंकि इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना था कि किसान ही जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को सशक्त बनाने के लिए उनका समर्थन आवश्यक है। सोवियत परिषद के लिए रूसी भाषा का शब्द है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के लिए सोवियत की स्थापना हुई थी। उनमें श्रमिकों एवं कृषकों दोनों की सदस्यता थी। कृषकों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक था, क्योंकि वे जनसंख्या का अधिकतम भाग थे। मार्क्सवाद विचारकों और लेनिन के अनुसार सोवियत वह संस्थाएं हैं जो श्रमिकों की प्रजातांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए ये सोवियत प्रोलिटेरियट की तानाशाही लाने के लिए आवश्यक है। क्रमिक औद्योगिकीकरण। तीव्र गति से प्राप्त किए जाने वाले औद्योगिकीकरण के बजाय क्रमिक यानी धीमे औद्योगिकीकरण का सुझाव दिया गया। कुछ इसी प्रकार का दृष्टिकोण माओ ने अपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में भी अपनाया, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। अस्थायी क्रांति। लेनिन के विश्वास पात्र ट्रॉट्स्की ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया था कि इसका आशय यह था कि रूस से बाहर की कम्युनिस्ट क्रांति लाई जाए, और एक बार जब इसे प्राप्त कर लिया जाएगा तो रूस की कम्युनिस्ट क्रांति को कोई संकट नहीं होगा। इसलिए यह क्रांति अस्थायी होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व या कम से कम रूस के निकटतम पड़ोसी तो कम्युनिस्ट होंगे। यदि इसे एक बार प्राप्त कर लिया जाता है तो पश्चिमी यूरोप के वे देश जो पहले ही औद्योगिकीकृत हैं, रूस के औद्योगिकीकरण में सहायक होंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा भारत में समाजवाद। आज के लिए इतना ही। आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।